हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसडी फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है केवाईसी, नो योर कस्टमर। टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं थोड़ी सी भूमिका रखना चाहूँगी पहले। देखो बच्चा, आज की डेट में हम जानते हैं कितनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे आसपास, कितनी फ्रॉड होते हैं, हर चीज़ में फ्रॉड होता है। ठीक है, तो बैंकिंग के वर्ल्ड में भी बहुत सारा फ्रॉड होता है और कई कई टाइप्स का फ्रॉड होता है। भाई सबसे पहले तो बैंक के लिए यही फ्रॉड हो जाएगा कि वो एक ऐसे इंसान को लोन दे दें जो कि उनके लो को पे ही ना करे। इससे बड़ा फ्रॉड एक बैंक के लिए क्या होगा। तो वही चीज़, अगर आप अपने कस्टमर को नो यानी कि जानोगे नहीं, अपने कस्टमर को वेरीफाई नहीं करोगे, पता नहीं लगाओगे कि उस कस्टमर का बैकग्राउंड कैसा है, आपके डेप्ट को पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और ये जाने बिना उसको आप लोन दे दोगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी, है ना। एनपीएस बढ़ेंगे अगर वो नहीं देगा, तो फिर आप समझ लो आगे क्या होगा। तो वही चीज़ है। और एक ये तो बैंक के लिए प्रॉब्लम है। बैंक अगर कस्टमर को वेरीफाई नहीं करेगा तो वो सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखो, क्योंकि हमारे देश से पैसा जाता है, ये बिल्कुल सच है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए जाता है, और बैंक को ये पता नहीं होता है। बैंक जानबूझ के नहीं करते हैं, बट ये हो किस लिए जाता है? क्योंकि वो कस्टमर को वेरीफाई नहीं करते अच्छे से, और कस्टमर मिसयूज़ करता है फिर उसका। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप अपने कस्टमर को वेरीफाई नहीं करोगे, उसके बारे में पता नहीं लगाओगे, उसका बैकग्राउंड पता नहीं लगाओगे, तो वो बैंक के लिए भी प्रॉब्लम है, वो सोशल इल भी है। इसीलिए बैंकिंग वर्ल्ड में नो योर कस्टमर केवाईसी ऑब्लिगेशंस को लाया गया है आरबीआई द्वारा, जिससे कि इन चीज़ों पर रोकथाम लगे। ठीक है, फ्रॉड कम हो। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी भूमिका जरूरी थी इसमें। देखो, ये चीज़ मैंने हाईलाइटेड करके क्यों लिखी है, ये इसलिए लिखी है क्योंकि बैंक पीओ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये, कि केवाईसी गाइडलाइंस जो है वो इशू की है आरबीआई ने, एज वी नो। और ये सेक्शन यूएस 35A इस सेक्शन के तहत, और बैंक रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जो कि 1949 में आया है। एज इट इज़ आपने ऐसे याद कर लेना है इसको। अब जरा हम देखते हैं कि ये जो केवाईसी है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, केवाईसी क्यों लेकर आए। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव है इसका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल। यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि ब्लैक मनी को, यानी कि जो अवैध धन है उसको वैध बनाने की विधि, उसको प्रोसेस करके वैध बनाना, ब्लैक मनी को मार्केट से निकालना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड टू ब्लैक मनी। फिर उसके बाद कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, मैंने आपको बताया अभी, टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए भी पैसा जाता है, जानबूझ के नहीं जाता है लेकिन वेरीफाई ना करने की वजह से जाता है। तो उन चीज़ों को रोकथाम लगाने के लिए भी ये केवाईसी ऑब्लिगेशंस को लाएं। एंड रिस्क को मैनेज करने का मैंने अभी बताया कि एक ऐसे बंदे को लोन ना दिया जाए जो डेप्ट पे करने के लायक नहीं है। ठीक है, तो रिस्क को अगर आप कस्टमर को वेरीफाई करोगे तो आपका रिस्क, बैंक का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करने की भी कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग। अभी हमने जो पढ़ा है अभी काले धन के बारे में, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो, बेसिक स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले स्टेप में क्या बता रहे हैं कि प्लेसमेंट होती है, उसके बाद लेयरिंग हो जाती है, फिर इंटीग्रेशन हो जाता है, और आपका ब्लैक मनी वैध हो जाता है। ये इतना सिंपल इन्होंने बताया। खैर, जो इसका डेप्ट है वो तो बहुत ज़्यादा डेप्ट है, समझ रहे हैं, पूरा प्रोसीजर है, पूरे मिनिस्टर्स हैं, पूरे ऑफिशियल्स हैं जो काम करते हैं इस चीज़ में। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए हम, या लेमैन के लिए, या एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि सबसे पहले होता है प्लेसमेंट, यानी कि ब्लैक मनी को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद लेयरिंग की जाती है, इस कलेक्टेड ब्लैक मनी को बहुत सारे छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स में डाला जाता है। एंड देन इंटीग्रेशन, इसके बाद इस मनी को दोबारा से कलेक्ट करके एक सिंगल बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, ब्लैक मनी को इकट्ठा करके डायरेक्ट एक बड़े से सिंगल बैंक अकाउंट में नहीं डाला जाता, उसको पहले छोटे छोटे अकाउंट्स में डाला जाएगा और उसके बाद फिर से एक सिंगल बैंक में डाला जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं हमारे मनी लॉन्ड्रिंग के। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज़, एक एक्ट भी बनाया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, एक एक्ट भी बनाया है जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट, यानी कि काले धन को होने से रोका जाए, उसके लिए पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये एक्ट भी बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है बेनिफिशियरी ओनर। बेनिफिशियरी ओनर ये टर्म है, केवाईसी में यूज़ की जाती है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी के लिए बेनिफिशियरी ओनर का मतलब क्या होता है, और पार्टनरशिप के लिए, इनकॉर्पोरेशन, एसोसिएशन या किसी ट्रस्ट के लिए क्या होता है। तो एक कंपनी में अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और वो उसकी कंपनी के शेयर कैपिटल का 25% या फिर उसकी कंपनी के 25% ऑफ द प्रॉफिट वो उसको होल्ड करता है, तो वो उस कंपनी के लिए उसका बेनिफिशियरी ओनर हो जाता है। वाइल इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, इनकॉर्पोरेशन, एसोसिएशन और ट्रस्ट के केस में एक पर्सन जो उस पार्टनरशिप का 15% शेयर कैपिटल होल्ड करता है या 15% ऑफ द प्रॉफिट होल्ड करता है, वो उस पार्टनरशिप के लिए, उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए वो बेनिफिशियरी ओनर हो जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है।
ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं है। उसके बाद अब देखो हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो रही है ना, हमारी बैंक ट्रांजेक्शन से डिजिटलाइज्ड है, हर चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, तो केवाईसी डिजिटल क्यों ना हो, केवाईसी भी डिजिटल होती है। इसमें क्या होता है, हो सकता है ना कि आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, बैंक और कस्टमर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो इस केस में ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है कि आप वेरीफाई कर लो अपनी कस्टमर की आइडेंटिटी को, ठीक है। तो और ना ही किसी कस्टमर के पास इतना टाइम है कि वो अपने आप को वेरीफाई कराने के लिए इतनी दूर बैंक को अप्रोच करे, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका बैंक ऑफिशियल होता है वो लाइव फोटो कैप्चर कर लेता है आपके कस्टमर की, और उसके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स को भी ले लेता है बैंक ऑफिसर, जहाँ पे वेरीफाई नहीं, जहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, ठीक है। लाइव फोटो ले लेता है उनका और ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ले लेता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसमें अब एक चीज़ और है, इफ़ अ पर्सन हैज़ नो बैंक अकाउंट, अगर एक पर्सन का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हमने पढ़ा है जो हो जाता है ना बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, 2012 में नाम चेंज हो गया है इनका, नो फ्रिल्स अकाउंट बने थे जो 2012 में बीएसबीडी हो गया है, ये हमने पढ़ा है इसके बारे में भी। तो उन पर्सनस को हम वॉक इन कस्टमर्स बोलते हैं या वॉक इन कंज्यूमर्स बोलते हैं। एंड एक पर्सन जिसने अपना केवाईसी नहीं कराया है, यानी कि उसने अपनी कस्टमर आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं कराया है, उसने अपना आधार कार्ड शो नहीं किया है, उसने अपना बैकग्राउंड नहीं बताया है, तो वो 50,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता अपने अकाउंट में, ठीक है। ये उसके लिए, या तो आप 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो अपने आप को वेरीफाई कराइए, नहीं कराओगे तो 50,000 इज़ द लिमिट, इससे ज़्यादा आप करा ही नहीं सकते हो। तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है। अब बस एक लास्ट टॉपिक रह गया इसमें, रिस्क क्लासिफिकेशन। ये बहुत इजी सी बात है रिस्क को क्लासीफाई करने के लिए। सबसे पहले लो रिस्क अकाउंट, बैंक के लिए लो रिस्क अकाउंट होते हैं जिसमें बैंक को कम रिस्क होता है, यानी कि जहाँ से डिफ़ॉल्ट होने के चांस कम होते हैं, ऐसा वहाँ जहाँ से क्या होती है कि 90% चांस होते हैं कि हमारा पैसा वापस, बैंक का पैसा बैंक के पास आ जाएगा। जैसे कि अगर सैलरीड एम्प्लॉयज़ को लोन देगा तो बैंक को पैसा मिल जाएगा, पेंशनर अकाउंट होल्डर्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को किसी को अगर देता है तो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट तो बहुत भरोसे है की बात है, वो तो पैसा वापस करेगी ही। किसी भी रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे सेबी हो गई, इनको भी देगा, उनसे भी मिलेगा, इलेक्शन कमीशन को देगा, इनसे भी। तो यहाँ पे बैंक का रिस्क बहुत ही लो है। नेक्स्ट इज हाई रिस्क अकाउंट, यानी कि जिसमें बैंक को बहुत हाई रिस्क होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट की चांस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि नॉन रेजिडेंट कस्टमर्स, हमारे कोई कस्टमर है जो इंडियन नहीं है तो उसमें बहुत डिफॉल्ट की चांस हो जाएगी, किसी ट्रस्ट को, किसी एनजीओज को। ऐसे में बैंक का जो लेवल होता है रिस्क का वो हाई होता है, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा केवाईसी का, इतना सा टॉपिक था जो इसमें मैक्सिमम हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आप, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस, यानी कि क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो आप, या मेजर्स हैं जो कि लिए जाते हैं बैंक्स द्वारा अपने केवाईसी ऑब्लिगेशंस पे, ठीक है। जब बैंक केवाईसी करता है, किसी कस्टमर को जानता है, उसको वेरीफाई करता है, तो क्या क्या चीज़ें करता है वो, आइडेंटिफाई करता है कस्टमर को, वेरीफाई करता है, उससे क्वेश्चन करता है, या उसको रिप्रिमांडिंग यानी कि उसको डांट फटकार लगाता है, या बोथ 1 और 2। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था केवाईसी का। होप करती हूँ आपको समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। ये जितना केवाईसी का इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सारी मैंने इसमें कवर की है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। थैंक यू।